हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो हम उपन्यास यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिसकी हम समरी पढ़ने वाले हैं, वो है गबन। गबन को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। गबन मुंशी प्रेमचंद की सन 1930-31 के आसपास की कृति है। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसके माध्यम से भारतीय मध्य वर्ग के अनेक पहलुओं को उजागर करने की कोशिश मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने स्त्रियों के आभूषण के प्रति लगाव तथा समाज में व्याप्त दिखावे की आदत को आधार बनाकर पूरे उपन्यास की रचना की है। इसे दूसरे शब्दों में गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है हम कह सकते हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मध्यवर्गीय भारतीय लोग बड़े बड़े सपने बुन लेते हैं, मगर आखिरकार परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने आप से समझौता करना पड़ता है। इस उपन्यास में दो मुख्य किरदार हैं, रमानाथ और उसकी पत्नी जालपा। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते हैं। उनके 3 लड़के और एक लड़की है। लड़की का नाम ही जालपा है। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण ज़रूर लाते। वह गुड़ियों और खिलौनों को व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा के लिए आभूषण ही खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसे बैसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा उसके मन में अभी तक उदय ही नहीं हुई थी। असली हार चंद्रहार था यहाँ पर, जो कि बहुत महंगा था। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनकर जाती जो बिल्लौर का था। जालपा का विवाह दयानाथ के बेटे रमानाथ से तय होता है, मगर रमानाथ बेचारा यहाँ पर फिलहाल बेरोजगार है और जो उसके पिता हैं दयानाथ, वो उसकी शादी करना ही नहीं चाहते। भाई साहब नल्ले जो ठहरे, उनके पास ना रुपए थे और ना नए परिवार का भाव उठाने की हिम्मत, मगर उनकी ज़िद्दी पत्नी जिसका नाम रामेश्वरी है, उसने रमानाथ की शादी कराने की ठान ली और दयानाथ को आखिरकार माननी बात पड़ी और दोनों का विवाह यहाँ पर तय हो जाता है, जालपा और रमानाथ का। जालपा अपने ससुराल से चंद्रहार न आने के कारण बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम्हारे लिए चंद्रहार, असली हार तुम्हारे ससुराल से ही आएगा। चंद्रहार दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जालपा के लिए थी, उससे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। दयानाथ एक सरकारी क्लर्क हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, जिससे केवल घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। ऊपर से रमानाथ का अमीर बनना और दिखावा और बड़बोलापन। दयानाथ शुरुआत में रमानाथ की शादी कम खर्च में कराना चाहते थे, मगर उनकी ज़िद्दी पत्नी इसके लिए राज़ी नहीं होती और रमानाथ की शादी धूमधाम से ही कराना चाहती थी, भले ही उसके लिए कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। और कर्जा लिया भी गया। इस उम्मीद पे कर्जा लिया गया कि जो बहू रानी दहेज लाएगी उसे बेचकर कर्जा चुका देंगे, मगर जालपा के पिता इतने अमीर थे ही कहाँ। खैर, दोनों की शादी हुई और शुरू हो गई बर्बादी। दयानाथ ने जो कर्जा लिया था उसे वापस नहीं कर पाए, क्योंकि बहू रानी इतना सारा दहेज लाई ही कहाँ थी और कर्जा देने वाले आए दिन उनके घर पहुंच जाते थे। इसी बीच जालपा की यह भी ख्वाहिश मटियामेट हो गई कि उसे ससुराल से चंद्रहार मिलेगा और ऊपर से उसकी सहेली शहजादी ने उसे यह कहकर बहका दिया कि अगर वह ससुराल में किसी से भी बात नहीं करेगी तो उसे ससुराल वाले चंद्रहार दिला देंगे। और जालपा जी यहाँ पर करती भी यही हैं, मगर मिला ढीला भर नहीं, पति जो बेरोजगार ठहरा। खैर, दयानाथ के सामने अब यह स्थिति थी कि तकाजे का रुपया कहाँ से दें, और उन्होंने तरकीब लगाई कि अपने बेटे रमानाथ से उसकी पत्नी के गहने मांग लेते हैं। वह अपने बेटे रमानाथ से ये बात कहते हैं। अब बेचारा रमानाथ ये बात अपनी पत्नी से कहता ही क्या, कैसे कहता बेचारा,
क्योंकि उसने अपनी पत्नी के सामने अपने आप को एक अमीर और अच्छा आदमी दिखाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर था वो बड़ा लंबी लंबी फेंकने वाला। तो रमानाथ ने इसका हल ये निकाला कि वो अपनी पत्नी के गहनों को चुरा लेगा, और वो करता भी यही है। और चोरी करने के बाद उसने घर में यह हल्ला चाह दिया कि चोरी हो गई है, और घर वालों को पुलिस में शिकायत करने से मना कर दिया कि ऐसा करने पर उनकी बेइज्जती होगी। आभूषण चोरी होने के बाद रमानाथ नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। उसकी मित्रता रमेश बाबू नाम के एक क्लर्क से थी, जिसके सहयोग से रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी वसूलने यानी मुंशीगिरी की नौकरी मिल जाती है, और उसकी तनख्वाह 30 रुपये माहाना थी। इसके अतिरिक्त ऊपर की कुछ आमदनी भी वो कर लेता था, जिसको हम रिश्वत बोलते हैं। गांव के सारे लोग उसके पास अपना लेखा जोखा लिखाने आते, मतलब सरकार को कितना चुंगी दिया है और असल में उनकी आमदनी कितनी है। अब यहीं पर रमानाथ साहब की निकल पड़ती है। रमानाथ यहाँ पर खूब हेराफेरी करते हैं और बदले में लोगों से रिश्वत ली, यानी लोगों की आय को कम दिखाया और सरकार को चुंगी भी कम दिया, जिससे जो बचा पैसा वो किसान और रमानाथ के बीच बढ़ जाता है। इसके चलते ही रमानाथ की गांव के व्यापारियों और धनी व्यापारियों में अच्छी ठाट बाट बन जाती है, और जौहरी उसे गहने दिखाने लगते हैं, और ऊपर से यह भी कहकर उसे गहने दे दिए जाते हैं कि पैसे साहब जा कह रहे हैं, पैसे आप दे देना, बाद में गहने ले जाओ। और रमानाथ गंगू नाम के जौहरी से गहने ले लेते हैं। गहने मिलते ही जालपा बहुत खुश होती है और उसने अपनी सहेलियों की यहाँ पर आ जाना शुरू कर दिया, जिससे जो रमानाथ की रिश्वत की कमाई थी, जिसे ऊपर की कमाई कहा गया है, वो भी यहाँ पर ख़त्म होने लग जाती है। जिसके चलते रमानाथ के पास इतने रुपए भी नहीं बचते कि वो उधार के लिए हुए हारों के पैसे वापस चुका दें। और यहीं से शुरू होती है असली गबन की कहानी। रमानाथ और जालपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए, जहाँ जालपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रतन से होता है। रतन को जालपा के गहने कंगन बहुत पसंद आते हैं, और वह रमानाथ को वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपया पेशगी दे डालती है। रमानाथ इन 600 रुपयों को लेकर गंगू जौहरी की दुकान पर आते हैं और अपने हिसाब से जमा करा देता है, और रमानाथ उसके लिए गहने बनवाने वाली जौहरी के पास आता है, और उसके पास जिससे उसने खुद उधार लिया था। गंगू जौहरी से रमानाथ ने पहले 1500 रुपये के गहने उधार ले रखे थे। अब जब जौहरी को 600 रुपये मिलते हैं तो वो पैसों का तिया पासा करके अपना हिसाब बराबर कर लेता है, और जब रमानाथ उसके पास बार बार गहनों के लिए पहुंचता है तो वो उसको टाल देता है, और कहता है कि जब बाकी पैसे दे दोगे, जो तकाजा बाकी है वो दे दोगे, तो नए गहने बनवा देगा। मगर अब यहाँ पर दिक्कत थी रमानाथ के सामने। बार बार रमानाथ रतन को टालता रहता है, और रमानाथ एक दिन आखिरकार गुस्से में आकर बोल देती है, अगर गहने कंगन बनवाने हैं तो आज बनवा कर दे देना, वरना हमारे पैसे हमें वापस शाम तक दे देना। और शाम तक की मोहलत भी आखिरकार ख़त्म होने पर आ जाती है। मगर रमानाथ 600 रुपया चुकाता ही कहाँ से, उसके पास तो ढेला भर बचा ही नहीं था। इसकी वजह थी उसकी पत्नी जालपा के मोटे मोटे खर्चे और उसके दिखावा करने की आदत। उसी दिन क्या होता है कि दफ्तर में चुंगी के 800 रुपये आते हैं, और रमानाथ की यहाँ पर नीयत बिगड़ जाती है, और उसके दिमाग में एक ख़तरनाक तरकीब सूझती है। तरकीब क्या थी? वो तरकीब ये थी कि अपने ही दफ्तर में चोरी कर लेगा, यानी कि गबन। और वो करता भी यही है। वो चुंगी के आए हुए 800 रुपये की थैली उठाकर अपने घर ले आता है, और अपनी पत्नी जालपा से कहता है जब रतन आएगी तो उसे दे देगा। और जब रमानाथ अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाता है तो रतन उसके पीछे से घर आ जाती है, और जालपा
जो 800 रुपये की थैली थी पूरी की पूरी रतन को दे डालती है। जब रमानाथ घर पे आता है तो उसको पता चलता है कि पूरे के पूरे 800 रुपये ही चले गए यहाँ पर, क्योंकि जो पत्नी रानी थी बहुत ज़्यादा समझदार थी उनकी, और जो रतन थी वो ईमानदार थी, बाद में दे डालती है वो पैसे। अब रमानाथ के सामने बड़ी समस्या ये थी कि कल खजाने में पैसा कहाँ से लाएगा, और जमा ना करा पाया तो गबन का मुकदमा चलेगा जो कि वो कर चुका था, और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। सवेरे उसने रतन के यहाँ पर किसी को भेजकर पैसे मंगवाने का प्रयत्न किया, मगर रतन ने सिर्फ अतिरिक्त 200 रुपये ही लौटाकर वापस कर दिया। जब जाल पर पता चला कि रतन के यहाँ से रुपए मंगवा लिए हैं, इस पर जालपा बहुत गुस्सा हुई और उसने अपने पास से 200 रुपये उसे दे दिए। इसी बीच चरण दास का नौकर रमानाथ के से आभूषण के पैसे मांगने आ जाता है, जहाँ से उसने गहने उधार पर ले रखे थे, वहाँ से भी उसने गहने उधार पे लिए थे, उधार पे उधार। अब रमानाथ देता कहाँ से, पैसे थे ही नहीं, उसने उसको टाल दिया, और इसी वजह से घर के अंदर उसकी पोल खुल जाती है कि जो ये गहने इसने ले रखे हैं पिता के सामने वो उधार के गहने हैं। हालांकि जालपा को इसका अभी तक कोई पता नहीं चलता। अब रमानाथ के पास 200 रुपये उसकी दिए हुए पत्नी के थे और 200 रुपये रतन के दिए हुए थे, कुल मिलाकर 400। मगर उसको ख़जाने के अंदर 800 रुपये जमा कराने थे, 400 वो लाता कहाँ से। खैर बेचारा मारा मारा अपने ऑफिस पहुंचता है और रमेश बाबू को बताता है कि 400 रुपये उसके पास हैं और 400 रुपये खो गए। रमेश बाबू उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल तुम जमा करा देना, वरना तुम्हें सीधा जेल में डलवा देंगे। अब रमानाथ शेष 400 रुपये के प्रबंध के लिए रतन से मिलता है, मगर उसको कोई सफलता नहीं मिलती। अपने दोस्तों से बात करता है, मगर उसके दोस्तों उसका ही खाने पे लगे हुए थे, तो उसको वो देते ही कहाँ से। अब रमानाथ यहाँ पर ये सोचता है कि वो अपनी पत्नी को सारी की सारी जो स्थिति है, हालत है, वो बता देगा और अपनी पत्नी जालपा से उसके गहने लेकर उन्हें गिरवी रख कर जो पैसे आएंगे वो दफ्तर में जमा करा देगा। जब रमानाथ घर पहुँचता है तो उसका जो साहस होता है वहाँ पर ढीला पड़ जाता है और वो अपनी पत्नी को सच बता नहीं पाता। फिर दूसरी तरकीब लगाता है वो यहाँ पर कि दोबारा से घर के अंदर ही चोरी कर लेगा, मगर वो नहीं कर पाता। फिर भी सुबह उठकर वह रमेश बाबू के घर गया और वहाँ उसने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। गया कि इसलिए था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो वो समझा देगा कि बात नहीं, कुछ दिन बाद ले लेना। घर लौटते समय उसने निश्चय किया कि जालपा को पत्र लिखकर सारे हालत से वाकिफ़ करा देगा और उसके गहनों की मांग करेगा। घर आकर रमानाथ ने पत्र लिखा, मगर देने की हिम्मत न कर सका। जब जालपा ने रमानाथ की जेब से कुछ रुपए निकालने के लिए हाथ डाला तो रमानाथ की जेब से उसे वही पत्र मिल गया। रमानाथ ने आए शर्म के मारे, डर के मारे वो पत्र जालपा से छीनने की कोशिश की, मगर जालपा ने उसे वो पत्र नहीं दिया और अपनी पोल खुल जाने की शर्म के मारे रमानाथ घर से भाग निकला और सीधा रेलवे स्टेशन पर जाकर कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ गया, जिसके लिए उसने टिकट भी नहीं लिया था। उधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है और अपने गहने बेचकर म्यूनिसिपैलिटी में पैसे जमा करा देती है। इस तरफ रमानाथ का सामना किसी बूढ़े शख्स से होता है जिसे कुंजड़ा कहा गया है। उसका नाम था देवी दीन। देवी दीन कलकत्ता में रहता था और उसकी यानी कि रमानाथ की असहाय स्थिति देखकर उसने उसे उसके अपने घर में ठहरा लिया। देवी दीन की पत्नी थी जो कि सब्जी का ठेला या फिट्ठियाँ लगाया करती थी अपने घर के बाहर, जिसका नाम जग्गो था। रमानाथ देवी दीन के घर पर ही रहने लगता है, मगर पुलिस के डर से वह दिन भर कहीं भी नहीं जाता। शाम के समय वह पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाने लग जाता है और उसे एक अखबार में पढ़ा कि रमानाथ को घर पहुंचाने के लिए यानी कि उसे घर पहुंचाने के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। इसी दौरान सर्दी का मौसम भी आता है और देवी दीन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कंबल खरीद सकें, तो जहाँ पर भीख मंगों को कंबल बांटे जा रहे थे रमानाथ वहाँ पर
चला जाता है, कंबल लेकर आता है और उसकी जो अंतर आत्मा है यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है। उधर जालपा ने रामानाथ को ढूंढने के लिए एक शतरंज की पहेली छपवाई और उसका हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम देने की घोषणा करी, क्योंकि वह जानती थी रामानाथ शतरंज का माहिर है। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रामानाथ ने कुछ युवकों को इसी शतरंज की पहेली के बारे में बात करते हुए सुन लिया। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवीदीन के हाथ उस अखबार के दफ्तर भेज दिया जिसमें वह खबर छपी थी या पहेली छपी थी। रामानाथ को उस हल पर 50 रुपये मिलते हैं। इन रुपये के द्वारा उसने देवीदीन की सहायता से एक चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ती है। पैसा हाथ में आने पर रामानाथ के हाथ में खुजली शुरू हो जाती है और उसका मन सिनेमा जाने का करने लगता है। मगर दिन में जाता कैसे बेचारा, तो रात में जाता है और टिकट लेने के लिए पहुंच जाता है। मगर लौटते समय उसका सामना कुछ पुलिस वालों से हो जाता है, जिसको देखकर वो छुपने या बचकर भागने की कोशिश करने लग जाता है। पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है। यहाँ पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आए डर के रामानाथ के मुंह से सारी की सारी कहानी निकल जाती है कि उसने म्यूनसिपैलिटी के अंदर चोरी करी थी, यानी कि गबन करा था। पुलिस वाले इस बात की तस्दीक करने के लिए इलाहाबाद पुलिस और म्यूनसिपैलिटी से बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि रामानाथ मुंशीगिरी का काम तो करता था मगर उसने कोई चोरी नहीं की। इसकी वजह थी कि जालपा ने म्यूनसिपैलिटी के अंदर 400 रुपये बचे हुए थे, वो जमा करा दिए थे। मगर पुलिस ने रामानाथ को छोड़ा नहीं, क्योंकि पुलिस को भी उस समय एक पली के बकरी की ज़रूरत थी। दरअसल पुलिस ही एक मुकदमे के लिए एक पढ़े लिखे गवाह की तलाश में थी और ये मुकदमा भारत के देशभक्त क्रांतिकारियों के ऊपर चलाया जा रहा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत भारत के ऊपर थी। उन्होंने रामानाथ से कहा कि अगर वह अदालत के अंदर क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और रामानाथ शुरुआत के नाराज़ी नहीं होता, मगर बाद में उसे डर होता है कि कहीं वो जेल ना पहुंच जाए, इसके लिए वो राज़ी हो जाता है। फिर बीच में देवीदीन और जग्गू भी रामानाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर रामानाथ बोलता है कि उसे जेल नहीं होगी, वो खुद ब खुद अपने घर वापस लौट आएगा। और रामानाथ कोर्ट के अंदर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे देता है, जिससे क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सज़ाएं हो जाती हैं। जो पहले जालपा ने अखबार में पहेली छपवाई थी, उससे जालपा पता चला कि रामानाथ कोलकाता में है और जालपा रामानाथ को ढूंढने के लिए कलकत्ता आई और जिस अखबार में उसने पहेली छपवाई थी उसके दफ्तर पहुंचकर उसने पता मालूम कर ली कि पहेली हल करने वाला रहता कहाँ पर है। इससे उसे देवीदीन का घर पता चल जाता है और वो देवीदीन के घर पहुंच जाती है। जालपा को ये जानकर बहुत दुख होता है जब वो देवीदीन के घर पहुंचती है कि रामानाथ ने एक झूठे मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन गया है। वे देवीदीन को साथ लेकर रामानाथ से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां पर पुलिस वालों ने उसको ठहरा रखा था, मगर रामानाथ वहां पर था ही कहाँ। वो तो पुलिस वालों के साथ उस जगह गया जहां पर वारदात हुई थी क्रांतिकारियों के और जो पुलिस वाले थे उनके बीच। बाद में जब वह लौटती है तो वो देखती है कि रामानाथ एक मोटर गाड़ी में पुलिस के साथ बैठकर लौट रहा है, मगर उसकी बात उससे नहीं हो पाती। वो फैसला करती है कि रामानाथ को रजामंद करेगी कि वो कोर्ट में अपने देने वाले बयान को बदल ले और या फिर मैं खुद ही जाकर कोर्ट के अंदर सारी की सारी सच्चाई बता दूंगी। देवीदीन से वो पत्र लिखवाती है और रामानाथ को भिजवा देती है और रामानाथ को पत्र मिलता है तो वो भागा भागा जालपा से मिलने आ जाता है। जालपा उसे सारी स्थिति बताती है कि ये जो आप मुकदमा कर रहे हो ये नकली है, मगर यहाँ पर रामानाथ तैयार नहीं होता। रामानाथ पहले तैयार नहीं हुआ, मगर जालपा के समझाने पर वह जज के सामने अपना बयान बदलने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु पुलिस के अफसर उसे धमकाते हैं और उसे
बढ़िया नौकरी देने के लालच में जालपा के प्रयत्नों पर किए गए पानी पर पानी फेर देते हैं और रमानाथ क्रांतिकारियों के खिलाफ देने के लिए गवाही राजी हो जाता है। इसी बीच रतन अपने बूढ़े पति की बीमारी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आई हुई थी। वकील साहब मृत्युशैया पर लेटे पड़े थे, मगर रतन को आश्वासन दे रहे थे कि वह ठीक है। उन्होंने रतन को एक दिन रमा का पता लगाने के लिए भेजा, पर पता ना लगा सकी। इसी बीच रतन की वृद्ध पति की मृत्यु हो जाती है। दाह क्रिया के लिए उनके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया। मणिभूषण ने रतन को घर पहुंचाया और धीरे धीरे वकील साहब का सारा लेन देन अपने हाथ में ले लिया। मणिभूषण ने बंगला मोटर बेच दिए और रतन के लिए 15,000 का मकान किराए पर लिया और देकर उनको वहाँ से दफा कर दिया घर से, और जो वकील साहब की सारी संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया। रतन गुस्से में बिना कुछ सामान लिए जालपा के घर पहुंच जाती है। रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे दी थी। जालपा रमानाथ के बयान सुनने आई और बयान न बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रमानाथ को मन ही मन कोसने लग गई। यहाँ मुकदमे का निर्णय हो जाता है और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सज़ा मिलती है और शेष क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। जालपा को जब मुकदमे का फैसला ज्ञात हुआ, उसका हृदय बढ़ा। वह यह सोचकर कांप उठी कि रमानाथ के कारण एक व्यक्ति को फांसी होगी और अन्य को आजीवन कारावास। उसने देवीदेन को दिनेश के घर का पता लगाने के लिए भेजा। पुलिस ने अपना काम निकालने के बाद रमानाथ को छोड़ दिया और कुछ आभूषण भी दिए, जिसे रमानाथ ने अपनी पत्नी को देने का प्रयास किया, मगर जालपा ने उन्हें ठुकरा दिया। रमानाथ देवीदेन के घर लौट आया और वह इस निष्कर्ष पहुंचा कि उसे जज साहब के सामने सारी पोल पट्टी पुलिस की खोल देनी चाहिए। जब वह जज साहब के बंगले पहुंचा, मगर उसकी वहां पर हिम्मत नहीं हुई कि वो सारी बात बता सके, इसलिए वो घर वापस लौट आता है और पुलिस वालों के सामने थोड़ा उसका मिजाज जो है वो बदल जाता है, जिससे पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है और वो समझ जाते हैं कि उसकी यानी कि रमानाथ की बदलती हुई स्थिति के पीछे उसकी पत्नी जालपा का हाथ है। इसलिए वो रमानाथ को धमकी दे डालते हैं यहाँ पर। उधर जालपा रमानाथ के किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए दिनेश की बूढ़ी माँ की सेवा करने लग गई। रमानाथ को काबू में करके पुलिस वालों निश्चित हो गए। उनका केस पक्का हो चुका था, फिर भी वे रमानाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और एक सुंदरी वेश्या का जादू डाला। उस वेश्या का नाम जोहरा था और रमानाथ पुलिस वालों के चंगुल में फंस जाता है। यहाँ पर रमानाथ वेश्या जोहरा से प्रेम लाभ होने पर धीरे धीरे जालपा को बुलाने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन में पुलिस अफसर के साथ मोटर पर घूमने जा रहा था कि मार्ग में जाती हुई दीन मनील जालपा उसको दिखाई देती है। उसका हृदय जालपा की स्थिति जानने के लिए तड़प उठता है। वे सोचने लगता है कि कहीं देवीदीन ने जालपा को निकाल तो नहीं दिया है घर से। इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने जोहरा की मदद ली और जालपा का पता लगाने के लिए कहा। जोहरा भी रमानाथ से प्रेम करने लगी थी, अतः वे उसकी बात को टाल नहीं पाती। जालपा का पता लगाकर जोहरा 8 दिन बाद रमानाथ के पास लौटती है और रमानाथ इस बीच बड़ा परेशान हो चुका था। जोहरा ने जालपा से अपने मिलने का घटना सुनाई और बताया कि वह फांसी लगने वाले दिनेश की माता के घर में सेवा कर रही है। जोहरा खुद जालपा के त्याग से इतनी प्रभावित होती है कि उसने अपना जीवन ही तब्दील कर लिया था। अब उसका रहन सहन बिल्कुल सादा हो चुका था। रमानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी बहुत प्रभावित होता है और दरवाजे से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा देवीदीन और जग्गो से मिलने पहुंच जाता है। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार निश्चय ही सारे
रहस्य का भांडा फोड़ देगा। लौटते समय वह जज के बंगले पहुंचा। रमानाथ ने इस बार हिम्मत करके जज साहब को सारी असलियत से परिचित करवा दिया। इसके बाद अदालत में एक बार फिर से मुकदमा चला और रमानाथ के बदले बयानों के कारण सारे कैदी रिहा कर दिए जाते हैं। यह देखकर पुलिस वाले रमानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उस पर झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन रमानाथ पहले ही जज की सहानुभूति हासिल कर चुका था और जज साहब ने उसे बरी कर दिया। कलकत्ता से शरण के मुक्त होने पर रमानाथ, उसका परिवार और रतन, जोहरा, देवीदीन के साथ वे प्रयाग के एक गांव में जाकर बस जाते हैं और अपने मेहनत करके ज़िंदगी वहां पर गुजारने लगते हैं। समय गुजरता है, रतन की मौत हो जाती है कुछ समय बाद और यहाँ पर उनकी अस्थियों को गंगा के अंदर बहा दिया जाता है और जोहरा की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उनकी जो अस्थियाँ हैं उन्हें भी बहा दिया जाता है गंगा के अंदर। इस प्रकार रमानाथ, जो उसका समय बुरा समय बीता होता है, उनको लम्हों को वो याद करता है और अपना जीवन गुजारने लगता है और यहाँ पर ही इस उपन्यास का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा गबन उपन्यास, जिसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है कि दिखावे के कारण और एक पत्नी के गहनों के प्रति लगाव के कारण पति की ज़िंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है और जब पति की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो खुद ब खुद अपने आप ही जो पत्नी होती है उसकी ज़िंदगी भी यहाँ पर नर्क में चली जाती है। कैसा लगा आपको ये उपन्यास? अगर उपन्यास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।